वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस साइंस के प्रैक्टिस सेट में टॉप 30 का प्रश्न करने जा रहे हैं। 30 एमसीक्यूज में समस्त आपके बायोलॉजी के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे, तीनों पार्ट से एमसीक्यूज रहेंगे। 30 में से आपका स्कोर तय करना है। अगर पेपर होता है तो ये समस्त 30 प्रश्नों में आपका कितने स्कोर आने वाले हैं। तो सभी ब्रदर सिस्टर तैयार हो जाएं, टीचर्स तैयार हो जाएं। इनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को दे दिया गया है। पहला प्रश्न साथियों, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है। जड़त्व होता है, प्रतिक्रिया होता है, वेग होता है, संवेग होता है। सोच समझ के करना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण पूछा जा रहा है। व्यक्ति को चोट लगने का कारण रिचर। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम कौन सा? न्यूटन का आपने तृतीय नियम पढ़ा होगा कि प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिणाम एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो पत्थर को ठोकर मारना मतलब प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया हो जाएगी। सिद्धांत क्या करता है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। इससे क्या हमें साबित होता है? न्यूटन के नियम, न्यूटन के तीनों नियम से प्रश्न आ सकते हैं। ध्यान देना सभी लोगों को। एक समान गति वाला पिंड है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, या एक समान वेग होता है। सभी लोगों को बताना जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। तो एक समान गति वाला जो पिंड होता है वह आपका त्वरित हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि वह तृतीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है। कोई एक पिंड दिया गया है तो वृत्तीय में क्या होता है? दिशा उनकी बदलती रहती है। तो वृत्तीय गति में पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। इसमें क्या अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। तो ये हमें क्या पता चला कि वृत्तीय गति में पिंड की गति दिशा बदलती है, और वृत्तीय गति में पिंड पर कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक समान गति से वृत्तीय गति करने वाला पिंड क्या होगा? त्वरित होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री या प्रबल नाभिकीय बल। अगर आपने पढ़ा है तो सभी लोगों को कमेंट करना है कौन सा इसमें आभासी बल दिया गया है। तो आभासी बल इसमें से कौन सा हो जाएगा? आभासी बल होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर, कोई वृत्ताकार पथ है, इससे क्या है, केंद्र से बाहर क्यों लगने वाला बल क्या होता है? अपकेंद्री बल कहलाता है। और अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, और जड़त्वीय बल को ही हम आभासी बल कहते हैं। तो आभासी बल अर्थात क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। अगर समझ में आ रहा हो तो सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे होता? प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर अक्रिय गैसें होती, अक्रिय गैसें होती लगभग 93% भरी होती। और नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन होती है 7%। तो बिजली के बल्ब में भरा होता है आर्गन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? विद्युत ट्रांसमीटर, बैटरी, जनरेटर या अबाधित विद्युत आपूर्ति। प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, बैटरी होगा। बैटरी क्यों होगा? क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल या इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ये रासायनिक क्रिया जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। ऐसी को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सभी में समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। 1 नंबर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों। सिलेक्शन के लिए से 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आशवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। तो एल्कोहल जल मिश्रण को किससे करते हैं? आशवन विधि द्वारा करते हैं। आशवन विधि पता है सभी लोगों को? सभी लोग बताइए आशवन विधि क्या है कमेंट बॉक्स में। आशवन विधि में क्या करते हैं हम लोग? अगला प्रश्न है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? ये भी बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, ये जीके जनरल टाइप क्वेश्चन है साइंस के, कि जब दाब बढ़ जाएगा तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जिसका एकलक एसिटीन, आइसोप्रीन या आइसोब्यूटीन या प्रोपिलीन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रबर एक बहुलक है तो इसका एकलक क्या होगा? इसका एकलक हो जाएगा आइसोप्रोसीन। क्या होगा? आइसोप्रीन की बात करें, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सी परमाणु सम इलेक्ट्रॉनी? तो आप सभी लोग जानते हैं N+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन परमाणु समस्थानिक पूछा गया है तो कितनी होती है? 6 होता है N+ में, N+ हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन होता है? सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा होता है? एसिटेबुलेरिया होता है क्या? इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अगला प्रश्न साथियों, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? हाथी, गैंडा, ऊंट, नीली व्हेल। अब इनमें से आप लोगों को व्हेल बड़ा होता है, हाथी बड़ा होता है। जब ये 2 बड़े जीव हैं, एक स्थल एक जली, तो शावक भी इनके बड़े होते होंगे। जी हाँ साथियों, नीली व्हेल जो होती है ये सबसे बड़ा शावक पैदा करती है और इसकी लंबाई 24 फीट होती है, 24 फीट की होता है और वजन लगभग 4 टन के आसपास इसका शावक होता है। व्हेल की लंबाई लगभग कितनी होती है? व्हेल की लंबाई लगभग 100 फीट के आसपास होती है, इसलिए इसके बच्चे 24 फीट के आसपास इसके बच्चा होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन है? अब देखिए, स्थलचर वन्य प्राणी पूछ लिया गया है तो सभी लोग जानते हैं अफ्रीकी हाथी होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होती है, वजन इनका 6 टन होता है हाथियों का। ये भारतीय हाथियों का है। कुछ लोग बोलेंगे भारतीय हाथी क्यों नहीं, तो भारतीय हाथियों का इतना होता है, लेकिन जो अफ्रीकी हाथी होते हैं, अफ्रीकी हाथियों का जो लंबाई होता है वह 3.4 मीटर के आसपास हो जाता है, ठीक है, और उनका वेट 7 टन हो जाता है। इसलिए अफ्रीकी हाथी विशालतम होते हैं आपके भारतीय हाथियों के मुकाबले।
मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का प्रयोग नहीं करते? तो मानव जाति का वर्गीकरण होता है, इसमें आंखें, नाक और बाल करते हैं, कान की कसौटी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मानव जातियों का वर्गीकरण कानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता होती है? ऐसे पक्षी जो जल में तैरते हो, तो जल में तैरने वाले कैसे होते? जलयुक्त उनके पैर होते हैं, जैसे बतख हो गया, राजहंस हो गया, ये पानी में तैरने वाले हैं। ठीक है, जलयुक्त द्वारा तैरने में इन्हें क्या करते हैं? मदद मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या निम्नतम थर्मामीटर? यहाँ पे निम्नतम यानी कम से कम तापमान मापने के लिए यूनिट क्या होती है? तो कम से कम तापमान मापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर होता है। इसका उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए होता है। एल्कोहल का हिमांक सबसे कम कितना ज्ञात कर सकते हैं? -112 डिग्री सेल्सियस तक हम एल्कोहल थर्मामीटर से माप सकते हैं, और क्वथनांक इसमें 78 डिग्री सेल्सियस तक इसमें मापा जा सकता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग होता है वह आपके तापमान पर निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न है कि गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे जो गर्म भाग होता है उसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल के दौरान अक्सर आपने देखा होगा और ऐसा चीज़ें होती भी हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि 2 कमीज के बीच की परत रोधी माध्यम के रूप कार्य करती है। किस प्रकार का? रोधी माध्यम के रूप में जो है कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन से निर्णय लेने में सहायता होती है? तो वह होता है ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है कि देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है? तो देहली आवृत्ति जो होती है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति बोला जाता है। जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्स-रे होता है उस पर हम धातु उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसे देहली आवृत्ति के नाम से हम जानते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्योंकि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? लगातार उपयोग से, संवादन की कमी से, धूल जम जाने से या सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से होता है। पुरानी किताबों पर कागज में भूरा किस कारण से पड़ा? अक्सर आप देखते हो पुरानी किताबें जो भूरी रंग की हो जाती है, तो पुरानी किताबों का कागज सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है। किसके कारण? सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए वह इसका रंग भूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है? प्रबल मतलब होता है मजबूत, प्रबल मतलब मजबूत, क्या होगा? मजबूत। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन। तो इतना तो आप जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वे खाता लोग हैं कि सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक एजेंट होता है वह कौन सा होता है? वह हो जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन ह्रास का प्रदर्शित करती है कि इसका इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ह्रास हो गया है, तो फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1।
इसकी वैद्युत ऋणात्मकता अन्य तत्वों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, इसको भी समझना है प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स को, कि ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF में, C120, H2O में, N2O में। किस में होती? C12O किस में होती है? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण सामान्यतः संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो किस में होगी ये? OF2 में। OF2 में ऑक्सीकरण की संख्या +2 होगी। किस में होगी? OF2 में। इसके बाद कह रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या बनता है? मान लीजिए कोई हीलियम परमाणु है, वह इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो वह क्या बनेगा? प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम, ऋणात्मक हीलियम या अल्फा बनेगा। जब हीलियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा, कैसे खोएगा? देखिए एग्जाम्पल से बता दे रहे। He है हीलियम, G की उपस्थिति में He+ आयन खो देता है, यानी G+ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो धनात्मक हीलियम आयन देगा। क्या कहा? धनात्मक हीलियम आयन। इलेक्ट्रॉन निकलने से फिर आप ये मत बोलिएगा कि ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक होगा। पीतल में क्या होता है? तांबा, जिंक, तांबा, टिन, मिश्र धातुओं से एक प्रश्न आना ही है, तो आप जानते हैं पीतल कोई भी पूछा जा सकता है। तो पीतल किसके मिश्र किन 2 धातुओं का मिश्र धातु पीतल होता है? तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। क्या क्या होता है? पीतल तांबा जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता रहता है। ठीक है, तो तांबा जिंक वाला ऑप्शन दिया गया है, वह आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। बाकी जो इधर प्रश्न दिया गया कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोजार। ये एमपी वर्ग 2 में भी आया प्रश्न है और सी में भी आया हुआ प्रश्न है साइंस के। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर जो किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2 कार्बोनेट CO3। सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनित वेफर या एल्युमिनियम सल्फाइड। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु रंगहीन हो जाता है? तो किसके उपस्थिति में? जिंक या कॉपर? जिंक और कॉपर के मिलके बना होता है पीतल। और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जो जिंक होता है वह हाइड्रोजन से क्रिया करके भद्दे लाल रंग दे देता है, जिसे जिंक हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। और कॉपर क्या करता है? सल्फर से क्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है, इसलिए पीतल का रंग रंगहीन हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड। सभी लोग समझ गए? और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न, खट्टे दूध में क्या होता है? एसिटिक, टार्टिक, साइट्रिक या लैक्टिक? कौन सा अम्ल एसिड अम्ल होता है खट्टे दूध में? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए 30 प्रश्न हमने प्रैक्टिस कर लिया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको थोड़ा खोज करके हमें बताना है। प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है कि इनमें से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। इसका आंसर हमें आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन डी। एडक यकृत द्वारा किया जा सकता है। और साथ ये जो हमने 30 प्रश्न आपके कंप्लीट किए हैं,
30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा है, आपकी तैयारी कितनी है, सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना है। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, सभी को प्रिपरेशन करना है। और आपने अभी तक भी टॉपर नोट्स नहीं लिया है साइंस की या अदर सब्जेक्ट की, तो टॉपर नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है, जो आपकी तैयारी को 20% और बढ़ा देने वाली है। ये टॉपर नोट 10 से 12 टीचर सिलेक्शन पा चुके, उनके मार्गदर्शन पर बनाई गई है और आपके NCERT बुक का पूरा निचोड़ बनाया गया है। इस टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पूरा डिटेल संस्था द्वारा दे दिया जाएगा। उसमें आपका डिटेल आप प्राप्त कर पाएंगे और आप वहाँ से रिप्लाई कर पाएंगे। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद।